हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आशा करता हूँ। बहुत टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए। पढ़िए दोस्तों, और प्रयास करिए कि बहुत अच्छे नंबर आए। और जहाँ मेरी ज़रूरत हो, जिस शेडिंग में प्रॉब्लम हो, आप मेरे से दोस्तों डिस्कस कर सकते हैं बेहिचक। कोशिश करिए आप अपना द बेस्ट परफॉर्मेंस देने की। दोस्तों, तो मैं अपने पिछले वीडियो से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी अगली हेडिंग है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। दोस्तों, टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, कैसे निर्भर करता है दोस्तों, अगली हेडिंग है। तो दोस्तों, मैं समझा दूं पहले। रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in temperature is expressed in a term of a quantity is known as temperature coefficient। दोस्तों, डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन increased with increase in temperature is expressed in term of quantity is known as temperature कोफिशिएंट। दोस्तों, तो हेडिंग आपकी है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके अंतर्गत एक हेडिंग बना लीजिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये उसका डेफिनेशन मैं आपको बोला भी हूँ और लिख भी दिया। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और इसको जिस टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों, इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट में लिख दे रहा हूं। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन rate of constant with two different temperatures separated by 10 डिग्री। दोस्तों, पुनः मैं लिख दे रहा हूं, पुनः समझा दे रहा हूं। टेम्परेचर कोफिशिएंट is the ratio of rate of constant with two different temperature of a reaction which is separated by 10 डिग्री। मतलब दोस्तों, अगर किसी एक ही रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की है 25 डिग्री पे, और उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 15 डिग्री पे है, मतलब इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों? 10 डिग्री का। 10 डिग्री का अंतर है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों का रेशियो ही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। पुनः समझा रहा हूं दोस्तों। अगर कोई रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन है, सपोज करिए, यहां एग्जांपल दे देता हूं।
A gives out B। दोस्तों यह एक रिएक्शन है और इसका रेट कांस्टेंट आया 25 डिग्री पे X, और इसका रेट कांस्टेंट 15 डिग्री पे दोस्तों रेट कांस्टेंट आया Y। तो x और y का जो रेशियो आएगा दोस्तों, x और y का जो रेशियो आएगा उसी को बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। बात क्लियर? पुनः समझिए, अब डिफाइन करिए डिफिनेशन को। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज रेशियो ऑफ और रिएक्शन रेट कांस्टेंट with two different temperature which is separated by 10 डिग्री। मतलब किसी एक ही रिएक्शन के दो अलग अलग रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे निकाल करके उनके बीच का जो रेशियो आएगा उसी को बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाँ, उनका रेट कांस्टेंट जिस डिग्री पे निकालना है, दो रेट कांस्टेंट निकलेगा, उस डिग्री में 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों पहले हमने 25 डिग्री पे निकाला रेट कांस्टेंट जो कि x आया, फिर 10 डिग्री कम पे रेट कांस्टेंट निकाला y आया, दोनों के रेट कांस्टेंट का जो रेशियो आया x/y वही हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये दोस्तों था टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों इसको स्टडी करने के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर at रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफेक्ट, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसको स्टडी करने के लिए एक थियरी दी गई नोन एज कोलिजन थियरी। दोस्तों पुनः समझा दूं, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट रेट ऑफ रिएक्शन और थियरी गिवन नोन एज कोलिजन थियरी। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी करने के लिए एक थियरी आई, उस थियरी को बोलते हैं कोलिजन थियरी। तो दोस्तों बात करते हैं कोलिजन थियरी के बारे में। एक हेडिंग आप बनाएंगे, सिंपल छोटा हेडिंग, कोई बहुत ज्यादा नहीं इसमें डिटेल में जाना होता है। कोलिजन थियरी दोस्तों, कोलिजन थियरी। तो दोस्तों कोलिजन थियरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, यह थियरी बताता है, इस थियरी को 3 पॉइंट में हम पढ़ेंगे। यह थियरी कहता है reaction occur when reactant molecules undergo collision with one another. Reaction occur when reactant molecule undergo collision with one another। ये कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह कहता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं
तो सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, सम कोलिजन इफेक्टिव होते हैं और उन्हीं के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दोस्तों नॉट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव, only some collisions are effective that is responsible for increased rate of reaction, दोस्तों इसका मतलब हुआ कि जब यह दो या दो से अधिक, पहला पॉइंट ये कहता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब ये आपस में कोलिजन करते हैं तो बहुत सारे कोलिजन होते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे कोलिजन में सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, केवल कुछ ही, जैसे 100 कोलिजन हुआ तो 40 कोलिजन इफेक्टिव हो गए। तो जो 40 कोलिजन इफेक्टिव हुए, इसी 40 इफेक्टिव कोलिजन के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बाकी जो 60 कोलिजन हुए वो इनइफेक्टिव है, उनसे नहीं होगा, बट इसी 40 इफेक्टिव कोलिजन के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों जो ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ वह क्यों हुआ, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है क्यों इफेक्टिव कोलिजन हुआ, इसकी बात करते हैं। तीसरे पॉइंट समझा दूं, वही कोलिजन दोस्तों इफेक्टिव होगा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्वायर करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दोस्तों आपस में कोलाइड करते हैं तो वे कोलिजन इफेक्टिव होते हैं जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करते हैं। इस डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए दोस्तों कैसे, ओनली दैट कोलिजन्स आर इफेक्टिव which acquire definite amount of energy that is known as threshold एनर्जी। तो दोस्तों कोलिजन के कंसेप्ट को मैं एक बार और समझा रहा हूं, तीनों पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने तीनों पर डेफिनेशन को बोले भी हैं, तीनों पॉइंट को बोला भी है और लिखा भी है। दोस्तों कोलिजन कंसेप्ट क्या कहता है, पहला पॉइंट, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दोस्तों आपस में टकराते हैं तो उनमें कोलिजन होता है। दूसरा पॉइंट, जब वो आपस में टकराते हैं, बहुत बार टकराते हैं, तो सारा कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, केवल कुछ कोलिजन इफेक्टिव होता है। मान लीजिए 100 बार कोलिजन हुआ तो उसमें से 40 बार इफेक्टिव हुआ। तो जो यह 40 बार इफेक्टिव हुआ, इसी के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा दोस्तों। अब तीसरा है कि इफेक्टिव कोलिजन कैसे होता है। ये जब कोलिजन होते हैं तो कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर करते हैं, जिसके कारण उनका कोलिजन इफेक्टिव हो जाता है, औरों से बेहतर हो जाता है। जैसे आप में टीचर पढ़ा रहा है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर जो पढ़ाया उसको एक बार पढ़ते सुन करके रख ली, और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको बार बार उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, हर बार कुछ उनको नई चीज़ें समझ में आती हैं, तो वह इफेक्टिव हो गए, दूसरे स्टूडेंट से वह बेहतर हो गए, इफेक्टिव हो गए, अच्छे स्टूडेंट बन गए, प्रॉपर ज़्यादा मेहनत करने से अच्छे स्टूडेंट बन गए। इट्स कॉल्ड इफेक्टिव।
अब टीचर हमेशा उस इफेक्टिव स्टूडेंट की ही बातों को सुनना पसंद करता है। उसी तरह से दोस्तों कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वह इफेक्टिव हो जाते हैं। उस डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको वह लेते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो दोस्तों फार्मूला देखिए क्या होता है दोस्तों, एनर्जी TH मतलब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, R फॉर रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का एनर्जी है, और उसमें अगर आप दोस्तों एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ दीजिए तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड का डेफिनेशन सुनिए चौथे पॉइंट में दोस्तों। थ्रेशोल्ड का डेफिनेशन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required for reactant molecules to proceed a chemical reaction। दोस्तों ऐसे कहिए, एक और दूसरा डिफिनेशन बोल रहा हूं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसा ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू प्रोसीड केमिकल रिएक्शन, आगे बढ़ाने के लिए, एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। दोस्तों लिख रहा हूं चौथे पॉइंट में, छोटा हेडिंग कर दो इसको, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है दोस्तों, इसको देखा जाए। एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या एक्सेस कर दीजिए, बात वही है, एक्सेस amount of energy required to reactant molecule, जो भी होता है रिएक्टेंट स्पीसीज कहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू क्रॉस एनर्जी बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट। चेंज इनटू प्रोडक्ट तो कहा दोस्तों मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपको चाहिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को ले और ले करके रिएक्शन को आगे बढ़ाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसको यहां से ग्राफ से समझिए दोस्तों, इधर आपने लिखा एनर्जी, एनर्जी इधर लिखा वाई एक्सिस पे, इधर आपने लिखा दोस्तों रिएक्शन, रिएक्शन लिखा दोस्तों। यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है दोस्तों। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, इतनी है रिएक्टेंट की एनर्जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस प्रोडक्ट को बनने के लिए यहाँ की एनर्जी चाहिए, यह एनर्जी चाहिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये वाली एनर्जी चाहिए दोस्तों। और रिएक्टेंट के पास तो बस इतनी सी एनर्जी है, एक्स एनर्जी है, वाई एनर्जी है। तो दोस्तों रिएक्टेंट के पास केवल एक्स एनर्जी है और प्रोडक्ट तब बनेगा जब उसको पूरा वाई एनर्जी चाहिए। तो रिएक्टेंट को अब कितने एनर्जी की जरूरत है दोस्तों, तो इतनी एनर्जी की जरूरत है। इसी को आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कह दीजिए या एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कह दीजिए, मतलब मैक्सिमम आपको रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी की और जरूरत है जिससे जिसको ले लेगा, यह एक्स्ट्रा एनर्जी है दोस्तों, यह एक्स्ट्रा एनर्जी है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिएक्टेंट के पास तो केवल एक्स है और इतना और ले लेगा एनर्जी, तब वह वाई बन जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो रिएक्टेंट को अब रिएक्शन करने के लिए
इतनी एनर्जी की जरूरत है जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों जो यह एक्स्ट्रा अमाउंट, ये जो आपका एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को दोस्तों बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स्ट्रा को। टोटल दोस्तों जो ये एनर्जी है ना, ये टोटल दोस्तों हो गया, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो दोस्तों फार्मूला क्या हो गया यहाँ पे, देखिए जो लिखे थे, टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड इक्वल टू रिएक्टेंट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी तो थी, वो कितनी थी, x थी आपके दोस्तों, अब प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं दोस्तों EA। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाएगी। तो दोस्तों अब कोई भी रिएक्शन फास्ट कब होगा, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए हमें इतनी ज्यादा एनर्जी लेनी हो, तो सारे मॉलिक्यूल्स तो इतनी एनर्जी ले नहीं पाएंगे, तो रिएक्शन स्लो होगा। और यदि हमको दोस्तों केवल यहां तक की एनर्जी लेनी हो, यहां तक की एनर्जी लेनी हो, ये वाली एनर्जी तो डॉटेड में लिखा हूं, डॉटेड समझा रहा हूं दोस्तों, ये डॉटेड वाला ये बीच में है, तो यहां तक हम जल्दी से ले लेंगे। जितना और ज्यादा एनर्जी लेना होगा उतना ही कम हम लेंगे, हमारी स्पीड कम होती जाएगी, हम उतना एनर्जी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे हमारे कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी कम जरूरत होगी, ये इतना है, हमें तो इतनी जरूरत है, अगर हमको कम इतनी जरूरत पड़े तो रिएक्शन और तेजी से होगा, लेकिन जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमको चाहिए तो रिएक्शन स्लो होगा। दोस्तों अगर आप समझ नहीं पाए तो इसको ऐसे समझिए, आपके पास दोस्तों 50 रुपया है और कोई सामान 200 रुपये का है, तो दोस्तों 200 रुपया अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अचीव कर लिए तो रिएक्शन हो गया, और अचीव नहीं किए तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। है तो आपके पास 50, आपको 150 एक्स्ट्रा चाहिए दोस्तों। अब 150 एक्स्ट्रा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो गया तो आपने अचीव कर लिया रिएक्शन, और नहीं हुआ तो नहीं किया। लेकिन अगर वही सामान दोस्तों 100 रुपये का हो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, 100 रुपये का हो, 50 तो आपके पास था, अब एक्टिवेशन एनर्जी और कितना चाहिए दोस्तों, ओनली 50 रुपया। तो 50 रुपया आप इन प्रकार कहीं से एडजस्ट कर लेंगे और रिएक्शन को कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है, आपने पहले एग्जाम्पल को मैंने नोट में समझा दूँ दोस्तों, नोट में इस एग्जाम्पल को समझा दूँ। आपके पास 50 रुपया, सामान की कीमत 200 रुपया, तो 150 रुपया दोस्तों आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। यह पॉसिबल नहीं है, मैंने जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आपको, यह 150 रुपये जो चाहिए, यह पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इतना आ नहीं पाएगा, तो रिएक्शन स्लो होगा, रिएक्शन स्लो होगा दोस्तों। और यही आपके पास दोस्तों 50 रुपया है और सामान की कीमत केवल 100 रुपया है, तो अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी की कितनी जरूरत है, केवल 50 रुपये की जरूरत है, जो आसानी से आप कहीं से ले सकते हैं। तो रिएक्शन दोस्तों क्या होगा, फास्ट होगा। तो दोस्तों इससे यह साबित हुआ कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन दोस्तों क्या होगा, स्लो होगा। तो कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट लो एक्टिवेशन एनर्जी, तो दोस्तों रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट, रिएक्शन फास्ट। और दूसरा क्या आया, हाई एक्टिवेशन एनर्जी दोस्तों, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो की क्वालिटी खराब जाती है, इसके लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं कि अच्छी वीडियो बनाऊं, बट हमारे कैमरे से और हमारे डेटा से पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप समझिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बातें थी दोस्तों। अब एक छोटा और नोट्स बनाते हैं दोस्तों।
कि जो हमने बात किया इफेक्टिव कोलिजन, दोस्तों ये जो इफेक्टिव कोलिजन है ना, इफेक्टिव कोलिजन, यह दो फैक्टर पे डिपेंड ऑन टू फैक्टर, डिपेंड ऑन टू फैक्टर, दोस्तों दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, अगर एनर्जी कम रहेगी तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, और यदि उनके रिएक्शन की क्षमता, जितने रिएक्शन को एनर्जी चाहिए उतना रहेगी तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। तो एनर्जी का तो कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। दूसरा है दोस्तों ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर समझा रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कि दोस्तों यह पहला रिएक्टेंट है ए, और यह दूसरे रिएक्टेंट अगर बी से दोस्तों रिएक्शन करता है, कोलिजन करता है, तो एक बीच में इंटरमीडिएट बनाता है, यह इंटरमीडिएट जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों, ए बी और बी, और जब इसको आप तोड़ते हैं, कन्वर्ट होता है, तो यह एक प्रोडक्ट बनाता है ए और बी, ये बन जाता है दोस्तों, और फिर नीचे भी ए और बी बन जाता है दोस्तों, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। लेकिन अगर दोस्तों यही ऐसे होता, यह रिएक्टेंट पहला वाला, ये फर्स्ट रिएक्टेंट है दोस्तों, ये सेकंड रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्टेंट सेकंड रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है आपके दोस्तों। यही रिएक्टेंट अगर ऐसे होता, देखिए इसका ओरिएंटेशन बदल गया, यहाँ ये वर्टिकली मैंने शो किया, यहाँ आपको ओरिएंटली शो कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ये ऐसे होता, तब जब आप इनको जोड़ते तो दोस्तों ये ऐसे बनता, जब इसको क्रॉस करेंगे दोस्तों तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह वही आएगा जो रिएक्टेंट पहले था। तो प्रोडक्ट बना कहाँ, जो रिएक्टेंट था वही अगर आ गया दोस्तों तो प्रोडक्ट कहाँ बना। तो दोस्तों यहाँ प्रोडक्ट नहीं बन रहा है दोस्तों, यहाँ आप गौर से देखिए दोस्तों, तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। यहाँ देखिए, इसको मैंने रिएक्टेंट को ऐसे लिखा है, यहाँ हो गया प्रोडक्ट बना ए बी, रिएक्टेंट आपने क्या लिया था दोस्तों, ए बी, और ये ए बी प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहाँ देखिए इस ओरिएंटेशन में ए रिएक्टेंट लिया, बी रिएक्टेंट लिया, और प्रोडक्ट भी ए और बी बन रहा। तो फिर रिएक्टेंट लिया क्या और प्रोडक्ट क्या बना, इसलिए यह ओरिएंटेशन दोस्तों गलत है, और ऊपर वाला ओरिएंटेशन सही। इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर दोस्तों। ओरिएंटेशन बैरियर दूसरे एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, हम समझाते हैं आपको दोस्तों। ताली जब आप पीटते हैं तो हाथों को सीधे ऐसे ले आते हैं दोस्तों, ताली पीटते हैं तो ताली बजती है और अच्छा लगता है। इसको हाथ जोड़ना भी आप कर सकते हैं, हाथ जोड़ने के लिए ऐसे हाथों को लाते हैं दोस्तों और हाथ जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इन हाथों को उल्टा ले आएंगे ऐसे तो हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। तो जब उल्टा ले आएंगे तो यह ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है दोस्तों, और जब सीधा ले आते हैं और हाथ जोड़ते हैं तो यह प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। और जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, हाथ जोड़ेंगे तो दूसरे का अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और जब उल्टा ओरिएंटेशन करेंगे, हाथ इस तरह से उल्टा आएगा तो दूसरा कहेगा कि आप हमको चिढ़ा रहे हो, तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट, इससे क्या मिलता है शिक्षा, कि प्रोडक्ट को बनने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत होगी। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, गलत परिणाम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका था ओरिएंटेशन बैरियर, मैंने आपको समझाया, इफेक्टिव कोलिजन को समझाया। इसी के साथ दोस्तों इसमें एक छोटा हेडिंग और है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस हेडिंग के बाद यह हेडिंग पूरी तरह से समाप्त होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक्सोथर्मिक
रिएक्शन की बात करते हैं, फिर एंडोथर्मिक की बात करेंगे, पर एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। द रिएक्शन which proceed the reaction which proceed by evolution of heat energy, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर जाए एंड चेंज इन प्रोडक्ट, दोस्तों डेफिनेशन पुनः बोल दूं, द रिएक्शन विच प्रोसीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी एंड चेंज इन प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जाए और प्रोडक्ट बने, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों H2 गैस है और O2 हाफ O2 कर दीजिए गैस, दोस्तों बनेगा H2O। अगर यह गैस बनता है तो इसकी हीट एनर्जी कुछ भी जो भी बाहर जाती है 247 किलो जूल है, यह बाहर जाती है। दोस्तों यह इवोल्यूशन हो गया, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दोस्तों इसको बोलते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी धीरे धीरे दोस्तों कम होगी, पहले ज़्यादा है एनर्जी, और प्रोडक्ट की है यह, उसको बोलते हैं HP। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, चेंज इन, H को बोलते हैं एंथैल्पी, डेल्टा को बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू HP माइनस HR। तो दोस्तों पहले तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है तभी तो निकालेगा, इवाल्व करेगा। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है दोस्तों, कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तभी तो निकालेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो जब ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इसकी मतलब दोस्तों क्या हो गया, HP माइनस HR की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी दोस्तों ज़्यादा है। डेल्टा H कब होता है दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़े हैं, डेल्टा माने चेंज, H माने एंथैल्पी, एंथैल्पी में बदलाव तब होता है जब इसको हम पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन दोस्तों अगर यही चीज इफ एट कांस्टेंट, अगर इसी को दोस्तों हम पढ़ें कांस्टेंट वॉल्यूम में, एंड दोस्तों एक और चीज कांस्टेंट हो सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, इसको पढ़ें दोस्तों। अगर इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर में पढ़ेंगे तो यही फार्मूला डेल्टा E हो जाएगा। चेंज इन ई फॉर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो जाएगा दोस्तों EP माइनस ER। वैसे तो ये भी निगेटिव ही आएगा क्योंकि इसका R की वैल्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, इसलिए निगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दिया, H माने एंथैल्पी, डेल्टा माने चेंज इन एंथैल्पी, इसको मेजर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको मेजर करते हैं दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दोस्तों ये तो एक्सोथर्मिक था, इसका ग्राफ अभी आगे बताएंगे आपको। अब मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, इंडोथर्मिक रिएक्शन, वही चीज है दोस्तों, द रिएक्शन विच प्रोसीड बाय इवोल्यूशन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी को ले रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी एंड चेंज इन प्रोडक्ट। फिर से सुनो दोस्तों, इंडोथर्मिक द रिएक्शन विच प्रोसीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी एंड चेंज इन प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसी तरह से हम रिएक्शन एक और ले लेते हैं, दूसरा रिएक्शन
N2 plus 2O2 gives out 2NO2। इसका डेल्टा जी दोस्तों लेते हैं 67.0 किलो जूल। दोस्तों इसमें इंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी दोस्तों क्या होगी, कम होगी। और जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, तो यह आंसर पॉजिटिव आएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया, तब जब एट और कांस्टेंट प्रेशर। और पुनः उसी तरह से इसको पढ़िए। अब इस केस में एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन एंथैल्पी इतना होगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, निगेटिव हो गई, जो कि पिछली बार पॉजिटिव था। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई दोस्तों, जो कि पिछली बार निगेटिव था जब एक्सोथर्मिक था। तो दोस्तों डेल्टा एच को बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा ई को बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दोस्तों ग्राफ इसका बनाते हैं, एक्सोथर्मिक का और एंडोथर्मिक का ग्राफ से आपको समझा दें, फिर हम इस पॉइंट को इंड करते हैं। दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप समझ लो। यह है ग्राफ दोस्तों, एक ग्राफ यहाँ पे है और एक ग्राफ दोस्तों नीचे वाला एंडोथर्मिक है, ऊपर वाला एक्सोथर्मिक। दोस्तों यह है आपका एनर्जी ENERGY और इधर आप लिखे हैं रिएक्शन। उसी तरह से नीचे वाले ग्राफ में दोस्तों कर दीजिए। दोस्तों मार्कर मेरा जवाब देने वाला है, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान लगाइएगा दोस्तों। ये हो गया रिएक्शन RACTION। दोस्तों जब एक्सोथर्मिक था तो रिएक्टेंट की एनर्जी दोस्तों ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी दोस्तों, कम थी। तभी तो दोस्तों हुआ डेल्टा एच इक्वल टू HP माइनस HR। प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, तो एक्सोथर्मिक में यह निगेटिव हुआ। यह हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक्सोथर्मिक के केस में पढ़ रहे हैं। तो HR रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा, यह एनर्जी का ग्राफ है, यह ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, मतलब यह नीचे वाला प्रोडक्ट की एनर्जी है, इसलिए रिएक्शन ऊपर से नीचे आ गया क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। नीचे आएंगे जब हम बात करेंगे दोस्तों इंडोथर्मिक की जब बात करेंगे तो डेल्टा एच क्या होता है दोस्तों, HP माइनस HR। इसमें तो दोस्तों प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब प्रोडक्ट वाली लाइन ऊपर होगी और रिएक्टेंट वाली लाइन दोस्तों नीचे होगी। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो हम नीचे से ऊपर जाते हुए अपने को दिखाएंगे। दोस्तों यह ग्राफ था नीचे वाली लाइन रिएक्टेंट की, ऊपर वाली प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसलिए नीचे से ऊपर ग्राफ गया। यह इंडोथर्मिक था और ऊपर से नीचे ग्राफ आया, वह एक्सोथर्मिक था दोस्तों। तो दोस्तों मैंने हर चीज़ों को बताया है बोल बोल के। जिस बच्चे को वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वह मेरे वॉइस को सुन करके अच्छे से नोट्स बना सकता है। मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो क्वालिटी के साथ दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है। दोस्तों आप अच्छे से पढ़ो। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।